डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है भारत में वर्तमान में कौन क्या है के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मान लीजिए कि इस वीडियो से कम 2 से 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि भारत में वर्तमान कौन क्या है के बारे में। करीब 20 लाख लोगों ने उन्हें देखा और सराहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला शुरुआत है राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति आपको पता होगा कि देश का प्रथम नागरिक होता है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न कि भारत के भी राष्ट्रपति कौन है। श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो 5 साल का कार्यकाल होता है, यानी 5 इयर्स का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। इसके अलावा यहाँ प्रश्न बन सकता है कि रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं, तो इसके पहले रामनाथ कोविंद जी क्या थे। इसके पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने कब शपथ ग्रहण किया, तो 25 जुलाई 2017 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो जब शपथ ग्रहण की बात आई है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि शपथ ग्रहण कौन करवाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। तो क्या प्रश्न बन सकता है कि योग्यता के बारे में, यानी एक राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता जो होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी मुख्य योग्यता होनी चाहिए आयु के बारे में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि एक प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम कितने वर्ष की आयु चाहिए। मिनिमम 35 वर्ष की आयु चाहिए, यानी 35 वर्ष की उम्र मिनिमम होनी चाहिए एक राष्ट्रपति होने के लिए। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 यानी 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब उसके चुनाव का वर्णन जो है अनुच्छेद 55 यानी अनुच्छेद 55 में किया हुआ है। अब चुनाव की जब भी बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट थिंग कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों, माने दोनों सदनों का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा एक बच्चों वाला प्रश्न आपके लिए, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न कब मिला था उन्हें, 1962 यानी 1962 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो 14वें राष्ट्रपति है, यानी 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद जी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो तो सैलरी के बारे में, यानी एक राष्ट्रपति को कितनी वेतन मिलती है। तो अगर फरवरी 2018 के पहले की बात की जाती तो एक राष्ट्रपति की सैलरी थी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। पर फरवरी 2018 के बाद एक राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। एक राष्ट्रपति की सैलरी होती है अभी 5 लाख रुपए प्रति माह। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारियां रखनी है और सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। अगले जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे अभी उपराष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी हमारे भारत के अभी उपराष्ट्रपति है, यानी वाइस प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति के बारे में बता दो दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे विधायी कार्यों में हिस्सा भी लेता है। अब उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, तो इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सिमिलरली एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद कितने नंबर पे लिखा है, तो अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के। इसके अलावा वेंकैया नायडू भारत का भी उपराष्ट्रपति है। तो वेंकैया नायडू भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी। तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और 13वें नंबर के हैं वेंकैया नायडू जी। तो 12वें नंबर पे कौन थे, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जी। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ लेता है कि 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हामिद अंसारी। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पहले
पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात आती है किसकी, सैलरी की। एक उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो फरवरी 2018 के बाद एक उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह यानी पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता की बात की जाए तो मुख्यतः एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में मात्र एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक होता है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति के लिए, पर उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो राज्यसभा जो है वो ये लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। यही मुख्य डिफरेंस है, आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले जो है वो है चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली चीफ जस्टिस चेंज हुए और हमारे जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं जस्टिस रंजन गोगोई जी। याद रखिए जस्टिस रंजन गोगोई जी। अब जस्टिस रंजन गोगोई जी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, कि पूर्वोत्तर राज्य यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पहली बार कोई न्यायाधीश बना है यानी मुख्य न्यायाधीश बना है पहली बार। अब यहाँ पे बात आती है कि जस्टिस रंजन गोगोई जी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो वो भारत के आसाम से हैं जस्टिस रंजन गोगोई जी। तो इतना आप लोग याद रखिए रंजन गोगोई जी के बारे में। इसके अलावा यहां से क्या प्रश्न बन सकता है कि ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रंजन गोगोई जी, तो ये 46वें यानी 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं यानी चीफ जस्टिस बने हैं। अब यहाँ पे 45 नंबर के कौन थे यानी 45वें कौन थे, ये प्रश्न बन सकता है। तो 45वें मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी। क्लियर है। इसके अलावा पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया जी, जो कि 1950 यानी 1950 में थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया जी। और 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है श्री रंजन गोगोई जी। अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भारत के अभी के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण करवाया चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया, तो 3 अक्टूबर 2018 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है, सो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। और हमारे अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ओम प्रकाश रावत जी। ये जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे यही है ओम प्रकाश रावत जी। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि ओम प्रकाश रावत जी कितने नंबर के चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये 22वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 22 नंबर के। 21 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इससे पहले कौन थे, तो इसके पहले थे अचल कुमार ज्योति जी। अब 22वें नंबर के बने हैं ओम प्रकाश रावत जी। अब यहाँ से मुख्य प्रश्न कि पहले नंबर के चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले नंबर के चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जी पहले चुनाव आयुक्त थे। 1898 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। किसने, सुकुमार सेन, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कार्यकाल कितने दिनों का होता है एक चुनाव आयोग का यानी मुख्य चुनाव आयोग का, तो 6 वर्ष का होता है, या तो 6 इयर्स का होगा या तो 65 इयर्स उसका होना चाहिए। इन दोनों ही एलिजिबिलिटी है, यानी अगर 6 इयर्स हो जाए पहले तो ये पहले रिटायर हो जाएंगे, या तो 65 इयर्स पहले हो जाए तो ये पहले रिटायर, यानी दोनों में से जो पहले हो उससे के अनुसार से उनकी रिटायरमेंट होगी, या तो 6 इयर्स या तो 65 इयर्स उनकी लाइफ की। ये पहले यहाँ एक प्रश्न पूछा गया एक एग्जाम में कि ओम प्रकाश रावत जी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो भारत के उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है ओम प्रकाश रावत जी का। इसके अलावा इनके सैलरी की अगर बात करें तो इनकी सैलरी अभी रिसेंटली कितनी है, 2,50,000 रुपये इनकी सैलरी है पर मंथ। ठीक है, ओम प्रकाश रावत जी की। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करेंगे हम लोग वो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बारे में, यानी चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अभी चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, अश्विनी लोहानी जी चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के। जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे यही है अश्विनी लोहानी जी। इसके पहले क्या थी, ये चेयरमैन एंड एमडी थे एयर इंडिया के। तो इसके पहले कौन थे, अश्विनी लोहानी जी के पहले कौन चेयरमैन थे, तो A.K. मित्तल जी इसके पहले चेयरमैन थे। अब सबसे पहले चेयरमैन भारत के कौन थे, भारत के सबसे पहले चेयरमैन जो रेलवे बोर्ड के थे वो सर क्लेमेंट हेडली थे। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि 1951 है, ठीक है, 1951 के पहले
जो था इसको जो अभी जो रेलवे बोर्ड कहा जाता है चेयरमैन, 1951 के पहले इसे चीफ कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, रेलवे का चीफ कमिश्नर कहा जाता था उस वक्त। तो रेलवे के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे अगर पूछा जाए तो क्लीमेंट हेटली थे 1922 में। पर 1951 के बाद इसका नाम चेंज करके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कर दिया गया। तो भारत के सबसे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो फतेह चरण जो बधवार जी थे, BADHWAR, फतेह चरण बधवार जी थे, जिन्होंने 1951 में शपथ ग्रहण किया था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। पहले चीफ कमिश्नर थे जो थे कौन थे? श्री क्लेमेंट एटली 1922 में। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा भी रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी रेल मंत्री है। और रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे? रेल भवन न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है रेलवे का। पहले भारतीय चेयरमैन कौन थे? फतेह चरण बधवार जी। अगला जो है वो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? तो नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन है। अब नीति आयोग की जब भी बात आई है आपको थोड़ा सा मैं टचअप करवा दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 अगस्त 2014 में आपको पता होगा कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग के खत्म होने के बाद उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 17 अगस्त 2014 को खत्म किया गया योजना आयोग को, उसकी जगह पे नीति आयोग बना। अब नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ यानी गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। इसके अलावा नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो नई दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? तो अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है। और अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में बता दूं कि नीति आयोग जो है भारत सरकार की एक पॉलिसी बनाती है, यानी एक थिंक टैंक है। और ये केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीतियों को परामर्श देती है, यानी सलाह देती है। इसके जो चेयरमैन यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी जो हमेशा पूछी जाती है कि नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, 15 थे। उन्होंने कब शपथ ग्रहण किया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में? तो 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके पहले वो कहां थे? इसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। वो कितने नंबर के? 14वें मुख्यमंत्री थे और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आप लोग IAS या PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो नीति आयोग के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नीचे नीति आयोग के उद्देश्य को पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा। बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। अभी भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुमित्रा महाजन जी अभी भारत के लोकसभा की अध्यक्ष है। अब लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत के जो संसद के निम्न सदन होते हैं, साथ में लोकसभा का सभापति होता है एवं लोकसभा का क्या होता है? अधिष्ठाता भी यानी मालिक होता है। इस तरह से इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसके अलावा यहाँ पूछा जा सकता है कि क्या खास बात है सुमित्रा महाजन की जी पर? ये दूसरी महिला है लोकसभा स्पीकर, दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर है भारत की। पहली महिला लोकसभा स्पीकर भारत की कौन है? तो इसके पहले जो थी मीरा कुमार जी, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है या कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सुमित्रा महाजन जी भारत की कितने नंबर की लोकसभा अध्यक्ष है? तो 17वें नंबर 17 नंबर की लोकसभा अध्यक्ष है। 16 नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी और 17 नंबर की लोकसभा अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी। इसके अलावा यहाँ एक प्रश्न बनता है कि पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है भारत की? भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो थी गणेश वासुदेव मंगलक जी। ठीक है, वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर जी, जिन्होंने कब शपथ ग्रहण किया था? 15 मई 1952 में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया था गणेश वासुदेव मालवंकर जी ने। और सुमित्रा महाजन जी ने 6 जून 2014 को भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में। हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? अजीत डोवाल जी। इसके अलावा यहां से क्या प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी हो गए। अब बात करते हैं इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आखिर में होता क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी होता है।
एवं भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार होता है, यानी मुख्य दायित्व उनके ऊपर होता है। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि अजीत डोभाल जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है? तो ये 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, जिन्होंने मई 2014 में शपथ ग्रहण किया था। चौथे नंबर के कौन थे? चौथे नंबर के थे शिवशंकर मेनन जी। इसके अलावा इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और इस पद की उत्पत्ति कब हुई थी? 1998 में इस पद की उत्पत्ति हुई थी। तो डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनता है कि पहले भारत के यानी भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे, जिन्होंने 1998 में शपथ ग्रहण किया था। और अभी भारत के सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी। और रिसेंटली एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ, क्या? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए इसी मंथ। कौन नियुक्त किए गए? RN रवि जी को भारत के क्या नियुक्त किया गया? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार RN रवि जी। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं महान्यायवादी, यानी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल जी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे, यही है के वेणुगोपाल जी। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या होता है? ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जी। के वेणुगोपाल जी अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? ये 15वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसके पहले यह प्रश्न हो सकता है कि 14वें नंबर में कौन थे? 14वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मुकुल रोहतगी जी। ठीक है, तो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के? पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़ जी, जिन्होंने 1950 में शपथ ग्रहण किया था एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा में MC सीतलवाड़ जी के बारे में जब भी बात आती है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे कौन रहे? तो MC सीतलवाड़ जी रहे। उन्होंने 1950 में शपथ ग्रहण किया था और 1963 तक वो इस पद पे बने रहे, यानी 1950 टू 1963 सबसे लंबे समय तक वो इस पद पे बने हुए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे, यानी महान्यायवादी के पद पे। अगले जो हम लोग बात करेंगे वो है रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में, यानी RBI के गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में। तो RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल जी अभी। ठीक है, उर्जित पटेल जी RBI के गवर्नर है। अब RBI के गवर्नर का कार्य क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो होता है भारत के केंद्रीय बैंक यानी जो सेंट्रल बैंक है तथा भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे वरिष्ठ कर्मी होता है। इसके अलावा स्थापना की अगर बात करें, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। उर्जित पटेल जी भारत के कितने नंबर के गवर्नर है? तो भारत के 24वें गवर्नर है, 24th नंबर के गवर्नर है उर्जित पटेल जी। इन्होंने 5 सितंबर 2016 में भारत के गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो 23वें नंबर के भारत के गवर्नर कौन है? तो भारत के 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन जी। भारत के सबसे पहले गवर्नर की अगर बात करें RBI की, तो भारत के सबसे पहले RBI के गवर्नर थे सर ओसबॉर्न जी, जिन्होंने 1 अप्रैल 1935 में भारत के पहले RBI के गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया था, सर ओसबॉर्न जी। तो जब बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की, तो RBI के हेडक्वार्टर कहां पे है? RBI के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में डिटेल पूछा जाता है, यानी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? BS धनोआ जी, यानी बीरेंद्र सिंह धनोआ जी। 8 अक्टूबर 2018 रिसेंटली जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? BS धनोआ, यानी बीरेंद्र सिंह धनोआ जी। अब बात करते हैं थल सेना के बारे में। थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत जी थल सेना अध्यक्ष है, जिन्हें 2016 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। इसके अलावा बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष के रूप में, यानी नेवल स्टाफ के रूप में, यानी जल सेना के बारे में। तो एडमिरल सुनील लांबा जी जल सेना के अध्यक्ष है। अब स्टेट बैंक के बारे में यानी SBI के बारे में बात करते हैं। स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार जी स्टेट बैंक के अध्यक्ष है। इसके अलावा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो BS चौहान जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रिसेंटली बनी है भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी, याद रखिए। इसके अलावा ICC यानी जो क्रिकेट से संबंधित है, ICC और BCCI आपको पता है। ICC के अध्यक्ष है शशांक मनोहर और BCCI के अध्यक्ष है CK खन्ना जी।
इनके बारे में ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही लाऊंगा, जिसमें जितने बचे हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। इसके साथ आप चाहे तो इन सारे प्रश्नों को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको करना क्या है कि www.sridigitalgurukul.com पे जाना है। वहां पे आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अलावा मैं जो डेली करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाता हूं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में वहां पे मिल जाएंगे। आप लोग लॉग इन कीजिए www.sridigitalgurukul.com। इसके साथ आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।